हम स्टार्ट करने वाले हैं 40 में भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। ठीक है, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकोटा बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोपियों के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसके बाद है 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बाजीपुर में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगाल में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। ठीक है, कोचीन में खोली। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमेस था। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था जो 1596 ईस्वी में आया। भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। ठीक है, इसके बाद डच ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में स्थापित की। डच की दूसरी व्यापारिक कोठी पुर्तगाल में स्थापित हुई, जहां इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डच्चों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखी। इसके बाद हम आगे देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, और स्थापना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को 1498 ईस्वी में। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आए। इसके बाद हम आगे देखते हैं यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाली कोचीन 1503 में, डच मुसलीपट्टम 1605 में, अंग्रेजी मुसलीपट्टम 1611 में, डेनिश ट्रावनकोर जो है 1620 में, फ्रांसीसी सूरत से 1668 ईस्वी में आया। इसके बाद आगे हम देखते हैं कालाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में सत्रावनाकोर का राजा मातंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 ईस्वी को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डच का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के माध्यम हुए वेदरा युद्ध से हुआ। ठीक है, इसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। इसके बाद हम आगे देखते हैं मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। नोट में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। इसके बाद हम आगे देखते हैं जहांगीर ने 1603 ईस्वी में एक फरमान जारी की, अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डरवर्थ को अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। नोट में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1603 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया गया था। इसके बाद है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1916 ईस्वी में भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाह जहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वही एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फ्रेंड सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर
अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। GoLogin, the best browser for multi-accounting. GoLogin website link in description and comment box. इसके बाद हम आगे देखते हैं 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजी ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। इसके बाद हम आगे देखते हैं गोराल्ड और ईयर 1639 से 1677 ईस्वी में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाहजहां ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजी को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निराश कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, जिसमें था सुतानुती, दूसरा था कालीकट एवं तीसरा था गोविंदापुर की जिम्मेदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यह कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंक कौरों के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनियों के निर्देश फ्रैंकोइस मैटी ने वालुकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। इसके बाद है आगे देखते हैं आलंग फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आलंग फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 ईस्वी में 1740 में ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्राप्त हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी से 1746 में युद्ध जो प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टॉप का प्रथम युद्ध फ्रांसीसी सेना को ही मिला। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुए एक्स-ला-चैपल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी विवाद बना। इसके बाद है हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर नसीरगंज पुत्र और भतीजे मुजफ्फरगंज जंग के मध्यम विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। इसके बाद हम आगे देखते हैं हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरनगर और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिरगंज अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। 1739 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1750 में नासिरगंज जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फरपुर नगर हैदराबाद का नाम बना। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रानापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। इलाइब इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी करकट्टा पर अधिकार कर लिया। 1752 में सिटगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ली को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पुडुचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध
1746-48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई ए ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1739 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। इसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं पुडुचेरी की संधि। जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवेस के लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुडुचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के दौरान अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा लिया, जो 1739 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। इसके बाद हम अगला हम सेशन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।